बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एक शहरी हूं। और मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूं और पाकिस्तान के लिए ही जो इश्यूज़ होते हैं उन पर अपनी वीडियोज़ बनाता रहता हूं। अब आजकल एक बहुत ज़्यादा आवाम में परेशानी पाई जाती है और आवाम में बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट क्यों कर गया। और इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सवाल बताता हूँ कि आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ़ॉल्ट। इस बात पर, इस सब्जेक्ट पर कोई मीडिया, कोई शख्स बात नहीं कर रहा कि आखिर पाकिस्तान ने जो डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट के पीछे कौन से हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, कौन से साहिब इक़्तिदार लोग कार फरमा थे जिनकी वजह से पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट किया। यानी आप थोड़े से हैरत में मुब्तला होंगे कि अभी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया कि डिफ़ॉल्ट हो चुका, तो मिर्ज़ा सदाकत ये बात क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। जी जनाब, आपको ये बताता चलूँ कि दो बातें होती हैं कानून में। एक बात होती है डी फैक्टो और एक बात होती है डी जोरो। डी फैक्टो हम उस बात को कहते हैं कि वाक़याती तौर पर कोई अमल हो चुका हो, उसको कहते हैं डी फैक्टो। और डी जोरो उसको कहते हैं जिसको अमली तौर पर, जिसका ऐलान कर दिया जाए, जिसके बारे में बता दिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए कि ये काम हो चुका। तो डी फैक्टो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आप अंदाज़ा करें कि 400 बहरी जहाज़ कराची पोर्ट पर कई दिनों से लंगर अंदाज हैं और वो पाकिस्तान का इंपोर्ट का माल, जिसमें दालें भी हैं, खुर्दनी तेल भी है, जिसमें कुछ गंदम भी है, जिसमें और बड़ी अशिया हैं, मोटर गाड़ियों के पुर्जे हैं, जिसमें कोई टेक्सटाइल का सामान है, बहुत कुछ है। और मेडिसिन का ख़ास तौर पे सामान है, जिसमें मुर्गियों की खुराक भी है। वो कराची पोर्ट पर अनलोड नहीं हो सकता। अब किस लिए अनलोड नहीं हो सकता कि उनकी अदायगी के लिए बैंक का जो एलसी खोलने का तरीक़ाकार है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ख़जाने में पैसे नहीं हैं, ख़जाना हमारा खाली है। हमारे ख़जाने में बचा कुचा जो माल पड़ा है वो हैं 7 अरब यूएस डॉलर। 7 अरब यूएस डॉलर में से 3 अरब जो है वो सऊदी अरब का है, 2 अरब चीन का है और 2 अरब यूएई का है। उसके बाद ख़जाना बिल्कुल ज़ीरो पे है। अब बात यह है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमली तौर पर, जो मैंने अभी जिक्र किया कि डिफेक्टो यानी वाक़याती तौर पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका। तो अब मेरी आज की वीडियो आपको ये बात बतानी और समझानी है कि ये पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब हमें कोई मुल्क पैसे नहीं दे रहा। वो तो आपको कहते हैं आप फ़कीर हैं, रोज़ाना आप पैसे मांगने आ जाते हैं और आपके कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आपको शक की निगाह से देखा जा रहा है कि आप इतने मर चुके हैं, इक्तसादी तौर पर आपकी मईशत इतनी तबाह हाल है कि आप कर्ज की ली हुई रकम अदा नहीं कर सकेंगे और उस पर उठने वाला सूद भी अदा नहीं कर सकेंगे। तो बात ख़त्म हो गई। इक्तसादी तौर पर तो एक किस्म की पाकिस्तान की मौत वाक़या हो चुकी। अब हमने आज जो बात डिस्कस करनी है आपके साथ वो ये है कि आखिर ये डिफ़ॉल्ट किन की गलतियों के वजह से हुआ, किन की मुजरमाना गफलत की वजह से हुआ, किन की लूट घसूट की वजह से हुआ।
अब इसमें मेरी रिसर्च के मुताबिक दो ही बातें कार फरमा हैं। एक फैक्टर ये है कि पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा गया, पाकिस्तान का ख़जाना खाली किया गया और ये परवाह किए बगैर कि अवाम का क्या मुस्तकबिल है। वो पैसे लूट घसूट कर बैरूनी ममालिक यानी जिनेवा में, लंदन में, फ्रांस में और अमेरिका में, बाहर के मुल्कों में वो पैसे सियासतदानों ने रख दिए, एक बात। और दूसरी बात ये हो सकती है कि साथ ही साथ इनकी नाअहली की वजह से जो है पाकिस्तान इस पर पहुंचा, डिफ़ॉल्ट पर पहुंचा। ये नाअहली क्या है? नाअहली ये है कि किसी अनाड़ी को आप ड्राइविंग सीट पे बिठा दें और उसमें 50-60 आदमी बस में बैठे हों और वो ड्राइविंग ना जानता हो और पहाड़ से वो बस को नीचे गिरा के जो है उनको मौत के मुंह में डाल दे, तो इसको नाअहली कहते हैं। अब बात ये है कि चंद सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सवालात ये हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून अगर पाक साफ है, पीटीआई भी अगर पाक साफ है, मौलाना फजल रहमान भी पाक साफ हैं, एमक्यूएम भी पाक साफ है, काफ लीग भी पाक साफ है, ये सभी लोग आजकल भी इक़्तिदार में हैं और इससे पहले भी यही लोग इक़्तिदार में थे। इन समेत जैसा ये क्लेम करते हैं, अगर ये सारे लोग पाक साफ और पवित्र हैं, यानी दूध के धुले हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान का ख़जाना कौन खाली कर गया? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो अगर 12-12 लाख रुपए के गुची के ब्रांडेड जूते पहनते हैं तो फिर पाकिस्तान बैंकरप्ट कैसे हुआ? गरीब दिहाड़ीदार और मज़दूरों ने बैंकरप्ट किया जो रात को पेट में खाना खाए बगैर खाली पेट सो जाते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो पार्टियां साल से दहाइयों से पाकिस्तान में हुकूमत में हैं और स्याह और सफ़ेद की मालिक हैं, तमाम पाकिस्तान का ख़जाना इनके कंट्रोल में था और अब भी है, तो क्या हमारे डॉलर भारत का इंतहा पसंद मोदी खा गया? अब हैरत होगी ना आपको कि क्या हमारा ख़जाना मोदी ने खाली किया? भाई इक़्तिदार में तो आप लोग थे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं, वो हमारी अदलिया भी हुक्मरानों से मिल जाती है। ये हकीकत की बात है, हमारी अदलिया भी हुक्मरानों से मिल जाती है, ख्वाह वो फौजी हुक्मरान हों, डिक्टेटर हों या सियासतदान हों। तो अवाम का पैसा जो अमानत होता है वो इस्लामाबाद चिड़ियाघर के बंदर और बाकी जानवर लूट के खा गए हैं। यानी चिड़ियाघर के बंदर जो है वो डॉलर लेके उड़ गए हैं, ख़जाना कैसे खाली हुआ? तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के असासे अगर इन झूठे हुक्मरानों ने नहीं लूटे तो फिर क्या रावलपिंडी में फैजुल इस्लाम के यतीम बच्चों को आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाकर सजाए मौत सुनाई जाए, जिनका ना बाप है ना माँ है, जिनको रोटी भी लोगों की इमदाद से दी जाती है? अब इस तरह के और भी दर्जनों सवालात हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोग हुक्मरानी में होते हैं, आप लोग हुक्मरान हैं, आप स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, आपके पास इक़्तिदार की चाबियां हैं। कभी इक़्तिदार की चाबी आसिफ जरदारी के पास होती है, कभी इक़्तिदार चला जाता है नवाज शरीफ के पास, कभी वही इक़्तिदार चला जाता है शहबाज शरीफ के पास, कभी इक़्तिदार चला जाता है बेनज़ीर के पास, कभी इक़्तिदार चला जाता है परवेज़ मुशर्रफ के पास, कभी इक़्तिदार चला जाता है ज़ियाउल हक़ के पास। भाई आप लोग इक़्तिदार में थे तो फिर जवाबदेह भी आप हैं। यानी सवाल ये पैदा होता है, इक़्तिदार आपके पास है, ख़जाने की कुंजियां आपके पास हैं, स्याह और सफ़ेद के मालिक आप हैं,
बैरूनी ममालिक के दौरे 300-300 आदमियों का वफ्द, वो लोग जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, बहनोई, भांजे और पाकिस्तान को लूटने वाले लोग हैं, उनको बैरूनी ममालिक के दौरों पे आप जहाज़ों में साथ लेके जाते हैं। किन के माल पर वो ऐश करते हैं? मेरे और पाकिस्तान के गरीब आवाम की माल पर वो बैरूनी ममालिक के दौरों में जाते हैं। वहाँ बादशाह मोहम्मद बिन सलमान के खाने भी खाते हैं और लंदन के हैरिड्स में शॉपिंग भी करते हैं और शांजे लिजा फ्रांस के खूबसूरत बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं। तो फिर ख़जाना कैसे खाली हुआ? ख़जाना गरीब आवाम ने खाली किया, जिनके बदन पे फटे हुए कपड़े हैं और पाँव में स्पंज की जूती है और पेट में डालने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जज साहिबान बैठे क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत सुओ मोटो इख्तियारात हैं। वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें और वो एक कमेटी बनाएं, फैक्ट्स फाइंडिंग कमीशन बनाएं। वो कमीशन इस बात का तयन करे कि एज टू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंकरप्सी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को लूट घसूट से इसका ख़जाना खाली जो हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये नाअहली की वजह से खाली हुआ या लूट घसूट की वजह से खाली हुआ? यकीनन दोनों बातें बैक वक्त मौजूद हैं। लूट घसूट भी आला पैमाने पर हुई, किक बैक और कमीशंस भी खाए गए और नाअहली भी थी कि इसका किसी ने ख्याल नहीं किया, इसका किसी ने तदारक नहीं किया। किसने करना था? उन्हीं लोगों ने करना था जो हुक्मरान थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 6 के तहत फैक्ट्स फाइंडिंग कमीशन जो रिपोर्ट देगा, उस पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा करे। इन्होंने कौम को तबाह बर्बाद किया, पाकिस्तानी कौम के साथ पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हुए, यानी असम्बली में आते हुए, सदर पाकिस्तान बनते हुए, वज़ीर आज़म बनते हुए, वज़ीर बनते हुए, कौमी असम्बली के मेंबर बनते हुए ये एक हलफ लेते हैं। वो हलफ मुल्क और कौम और आइन के साथ वफादारी का हलफ होता है। आइन के साथ वफादारी का हलफ होता है। जब ये आइन तोड़ते हैं, लूट घसूट करते हैं, तो फिर आइन के तहत आर्टिकल 6 के तहत ये गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं और गद्दारी के मुर्तकिब का ट्रायल होना चाहिए और गद्दारी के मुर्तकिब साहिब इक़्तिदार हुक्मरानों को सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ाए मौत होनी चाहिए। इनकी लाशों को इस्लामाबाद डी चौक में लटकाया जाए ताकि इबरत का निशान बने। जब तक आप इबरत का निशान इनको नहीं बनाएंगे, आपकी कौम फ़कीर रहेगी। सारी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, ज़िल्लत और रसवाई पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर बन गई है और ज़िल्लत और रसवाई जो है उसके मकाम तक पहुंचाने वाले ये हमारे हुक्मरान हैं। मैं किसी एक की फेवर या किसी एक की मुखालफत नहीं करता। मेरा मुतालबा ये है, हर वो हुक्मरान जिसके दौर में लूट घसूट हुई, जिसके दौर में नाअहली का मुजाहरा किया गया, उसका तयन किया जाए, उनको कटहरे में लाया जाए, उनका आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करके उनको सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा देकर उनको निशान इबरत बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के साथ जो है ये मजाक बंद हो, ये खेल तमाशा बंद हो, ये लूट घसूट बंद हो। मेरा आज का यही पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले और फौरी तौर पर एक्शन ले, वरना भारत को या अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हुक्मरान काफ़ी हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। किसी मुल्क को चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान पे, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्होंने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया, दीमक की तरह ये पाकिस्तान को खा गए। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, आपको इजाज़त देता हूँ।
बाकी मैं फैसला आप पे छोड़ता हूं कि मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं कि नहीं। अपनी आरा से मुझे कमेंट से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।